हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रिचा ठाकुर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है जनसंख्या संगठन। चलिए आइए तो जनसंख्या संगठन के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या संगठन होता क्या है? तो जनसंख्या संगठन में देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग यानी कि एज एंड सेक्स का विश्लेषण यानी कि उनको एनालाइज किया जाता है। किसको? आयु और लिंग को। निवास का स्थान देखा जाता है। जनजातियां होती हैं। भाषा, जो कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा है, डिफरेंस है। धर्म, जो कि हमारे भारत में धर्म भी है कई सारे। उसके अलावा साक्षरता, ठीक है, और व्यावसायिक विशेषताएं, इन सबका अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है इन सबका अध्ययन? जनसंख्या संगठन के अंदर किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन, किसकी? ग्रामीण नगरीय संगठन यानी कि ग्रामीण गांव के संगठन की भी और नगर की भी, दोनों की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास की योजना, भावी का मतलब होता है कि आने वाले, जब हमें आने वाले विकास की योजनाएं बनानी है, उनको बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो कोई भी देश की हमें योजनाएं बनानी है आने वाले विकास के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जनसंख्या संगठन की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे उसमें किस तरह की आयु है, लिंग है, उन सबका विश्लेषण करना चाहिए। उनके निवास का स्थान देखना चाहिए। जनजातियां कौन कौन सी हैं वो देखना चाहिए। भाषा है, हर भाषा के आधार पर करना चाहिए। धर्म के आधार पर करना चाहिए। जो भी विकास होगा वो इन सभी के आधार पर होगा, इसलिए इन सबका एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैसे? सेक्स रेशियो देखिए, लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुष और महिलाओं की संख्या से है। क्या होता है लिंग अनुपात? एक देश में लिंग अनुपात का मतलब होता है उस देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या। यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है। तो क्या होता है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? पुरुषों की संख्या ले ली, महिलाओं की संख्या ले ली, अब इनके बीच का अनुपात होता है। जैसे कि दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष, यानी कि जहां 1000 है, उन 1000 पुरुषों के बीच में 990 महिलाएं हैं ओनली। तो ये क्या हो गया? लिंग अनुपात हो गया। तो ये लिंग अनुपात कहाँ का है? ये पूरी दुनिया का है। जबकि जो लातविया है, लातविया में सबसे कम, लातविया में सॉरी सबसे अधिक है। लिंग अनुपात क्या है? लातविया में सबसे अधिक है। वहां पर क्या है? 1187 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष है। मतलब वहां पे लेडीज की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। और जबकि यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, क्या है? यूएई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो इसमें जो है वो सबसे कम है। सबसे कम यानी कि यहाँ पे लेडीज सबसे कम है और पुरुष सबसे ज्यादा है। यानी कि 1000 पुरुष है ना अगर, तो 468 महिलाएं हैं। समझ गए लिंग अनुपात का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो देश के 72 दुनिया के यानी कि पूरे वर्ल्ड के 72 देश, 72 देशों में जो लिंगानुपात है ना वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब कि अच्छा नहीं है, वहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि महिलाएं कम है और पुरुष ज्यादा है। अच्छा, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब इसका कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है। जब लेडीज की संख्या कम है तो क्यों हो सकती है? क्या पता वहां लड़कियों को मार दिया जाता होगा। और इसके साथ साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव है। और वहां की जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है उसमें भी, उसकी वजह से भी भेदभाव। क्लियर है? ठीक है। सामान्य तौर पर चीन, भारत जैसे एशियाई देश, चीन और भारत एशिया के देश है इसलिए एशियाई देश लिखा हुआ है, इनमें क्या है? लिंगानुपात कम है। जबकि जैसे कि लिंगानुपात कम है, इसका क्या मतलब है? कि लेडीज की संख्या कम है। जबकि यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय देशों में लिंगानुपात अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात, औसत मतलब एवरेज, एवरेज कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो विश्व की जनसंख्या का जो औसत यानी कि एवरेज देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। कितनी है? 990। मतलब फिर भी देखो लेडीज की संख्या कम ही है, 10 ही सही पर एवरेज है ना ये तो एवरेज के अकॉर्डिंग भी कम है। अब देखिए, स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो स्त्रियों का जो लिंग अनुपात है वो कम है, तो इसका कारण क्या है वो बात करते हैं। इसके निम्न कारण है, जैसे कि पहला कारण है स्त्री की भ्रूण हत्या, यानी कि
जो लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, उनकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, वो हुआ। ठीक है, इसलिए लड़कियों की संख्या कम है। दूसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, कुछ औरतों के साथ घर में उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, एक कारण ये भी है। फिर स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, यानी कि उनकी समाज में और पैसों के अकॉर्डिंग कंडीशन अच्छी ना होना। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की, कि प्रतिकूल लिंगानुपात यानी कि जिनका लिंगानुपात अच्छा नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। इंडिया और चाइना एशिया में ही आते हैं। अच्छा, अनुकूल यानी कि अच्छा लिंगानुपात है, वो वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। क्लियर है, वो है यूरोप। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रतिकूल लिंग अनुपात। ठीक है, प्रतिकूल लिंग अनुपात में क्या है, मतलब क्या होता है प्रतिकूल? प्रतिकूल का मतलब समझ जाइए कि वहां पर औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर औरतों की संख्या कम है, तो पुरुषों की तुलना में क्या है, सॉरी, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है। प्रतिकूल लिंग अनुपात में क्या होता है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है। सॉरी, वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। प्रतिकूल मतलब कि वहां पर अच्छी परिस्थितियां स्त्रियों के लिए नहीं होती हैं। जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या, जब कन्या को पेट में ही, माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो क्या वो अच्छी कंडीशन है किसी लड़की के लिए? नहीं है। स्त्री शिशु हत्या, जैसे छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है पैदा होने के बाद, तो क्या वो अच्छी कंडीशन है? नहीं है, यानी कि ये प्रतिकूल है। और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, यानी कि जो औरतों के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, ये विश्व के जो 72 कंट्रीज हैं, 72 देश है, वो इसी श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रतिकूल लिंग अनुपात में, यानी कि वहां पर औरतों की संख्या, लड़कियों की संख्या कम है, वहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं अनुकूल लिंग अनुपात की। अनुकूल क्या होता है? यानी कि जहां पर संख्या अच्छी है औरतों की या लड़कियों की। तो देखिए, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, वहां स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में, यानी कि अच्छी स्थिति में है। तो अच्छी स्थिति में किन वजहों से हो सकती है? एक तो वहां पर लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए अच्छी स्थिति में उनको रोजगार दिया जाता है, और इनके जीवन के विकास की अनुकूल दशाएं यानी कि इनको अच्छी कंडीशंस दी जाती हैं रहने के लिए, सरकार की नीतियां अच्छी होती हैं उनको लेकर, और स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। इसमें कितने देश आते हैं? वर्ल्ड के 139 देश, यानी कि 139 कंट्रीज इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें औरतों की स्थिति अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। इसका क्या मतलब है? चलिए, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, जिसमें ना मतलब बच्चे और जवान लोग कम होते हैं, बूढ़े लोग ज्यादा होते हैं। उसमें क्या है कि वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है। विश्व के जो अधिकांश देश हैं, यानी कि ज्यादातर देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण, मतलब जहाँ पे जीवन ज्यादा है, मतलब लोग जी ज्यादा रहे हैं, उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन जन्म दर कम है, लेकिन बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो उच्च आयु वर्गों की, उनकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे कि अलग अलग एज के लोग हैं, तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करती है विभिन्न आयु वर्गों में। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है, यानी कि लेडीज कितनी है, जेंट्स कितने हैं, और इस एज से इस, जैसे कि 10 से 20 के बीच की लड़कियों के कितना परसेंटेज है ना, 20 से 30 के बीच की परसेंटेज कितनी है, 30 से 40 के बीच की परसेंटेज कितनी है। तो आयु वर्गों के आधार पर संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग आते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 आयु वर्ग? एक तो होता है बाल वर्ग, यानी कि 0 से 14 वर्ष के। दूसरा होता है प्रौढ़ वर्ग, यानी कि अडल्ट होते हैं, तो इसमें आते हैं आपके 15 से 59 वर्ष के। ठीक है, फिर आता है वृद्ध वर्ग। वृद्ध मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं, 60 वर्ष से अधिक के लोग। ठीक है, तो ये इसमें 3 वर्ग आ गए। अब देखिए, आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है? आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है? यदि जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। यानी कि जो 0 से 14 वर्ष के लोग होते हैं, ये बच्चे खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं इतना, क्योंकि ये लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, तो ये जनसंख्या किस में आएगी? ये आएगी आश्रित जनसंख्या में। किस में आएगी? आश्रित जनसंख्या में। ठीक है,
अगर किसी देश में 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है। ये लोग होते हैं काम करने वाले और कमाने वाले। तो अगर किसी देश में 15 से और 60 वर्ष के बीच के लोग ज्यादा हैं तो वो जनसंख्या किस में आएगी? कार्यशील में या अर्जक जनसंख्या में, क्योंकि वो लोग अर्जन करते हैं यानी कि कमाते हैं, जो देश के संसाधनों का दोहन करने में सहायक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ग की, 60 वर्ष से ऊपर की। 60 वर्ष से ऊपर है तो इसमें क्या होगा? बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। अब जो बूढ़े लोग होते हैं ज्यादा, वो भी ज्यादा काम तो नहीं कर पाते हैं, बट उनकी जो देखभाल है उन पर जो खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा होता है, तो उसका संकेत मिलता है। तो इन तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना यानी कि एज की स्ट्रक्चर का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें पता होना चाहिए हमारे देश में किस तरह की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आयु, लिंग, पिरामिड संरचना। पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड की संरचना क्या होती है, उसके बारे में देखिए। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री व पुरुषों की संख्या से है। इसमें जो आयु और लिंग पिरामिड होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुषों की संख्या देखी जाती है। तो इसमें पिरामिड का जो प्रयोग है वो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक। अब जो इसका असंतुलन होता है उसके लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं? एक तो होता है जन्म दर व मृत्यु दर। कैसे होता है देखिए। विकासशील देश कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका। उनमें क्या होता है ना, मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उनमें क्या है, अगर डेथ रेट ज्यादा हो गई तो लिंग अनुपात में असंतुलन तो आएगा ही। ठीक है, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। उनमें क्या होता है, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौड़ समझा जाता है। ठीक है, समाज में स्त्रियों को गौड़ समझा जाता है। नेक्स्ट कारक कौन सा है इसका? नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास से भी जनसंख्या पर फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए, प्रवास के कारण भी उद्भव और गंतव्य दोनों में लिंग अनुपात प्रभावित होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास कर लेते हैं रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए। तो जहां पर लोग गए हैं वहां पर तो वो उसकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, है ना, लिंग अनुपात ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि सिर्फ किसी गांव के आदमी गए हैं दूसरे गांव में रोजगार की वजह से, काम करने की वजह से, तो वो जिस दूसरे गांव में गए हैं वहां तो आदमियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जिस गांव से गए हैं वहां पर कम हो जाएगी। तो इससे भी लिंग अनुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होता है। किसके कारण होता है सबसे ज्यादा? रोजगार और शिक्षा के कारण। फिर तीसरा कारक है ग्रामीण व नगरीय जीवन। एक तो ग्रामीण और नगरीय जीवन कैसे इफेक्ट करता है देखिए। गांव के लोग जो होते हैं वो रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात अंतर आ सकता है। ये मैंने आपको अभी बताया, सेम वही लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी एक फैक्टर है। कैसे है ये फैक्टर, इसको भी देख लेते हैं। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है यानी कि अच्छी नहीं है, तो वहां भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। जब औरतों की कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो वहां औरतें बचेंगी कैसे? औरतों की संख्या सीधी सी बात है पुरुषों से कम होगी। सेम वही चीज। फिर आता है आपका ग्रामीण व नगरीय संगठन। ग्रामीण व नगरीय संगठन का निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। किसके स्थान पर? कि लोग कहाँ रह रहे हैं उसके स्थान के आधार पर किया जाता है। यह आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नगरीय जीवन में जीने का जो रहन सहन है, जो तरीका है, वो शहरी जीवन से अलग होता है, इसलिए इनके निवास स्थान के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर क्या होती है? लिटरेसी रेट। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है, यानी कि क्वालिटेटिव पॉइंट है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कि अगर किसी भी देश में जनसंख्या उनकी ज्यादा अच्छे से पढ़ी लिखी है तो उसका सामाजिक और आर्थिक विकास अच्छा होगा। अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है अच्छे से तो उनका सामाजिक और आर्थिक विकास अच्छा नहीं होगा।
अब बात करते हैं साक्षरता दर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो है आर्थिक विकास का स्तर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले यानी कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे देश, उनमें साक्षरता की निम्न दर यानी कि उनमें लोग कम पढ़ लिख पाते हैं, उनकी निम्न दर होती है। तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, यानी कि जिनकी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी, मतलब इकोनॉमी अच्छी है, उनके पैसे की कमी वमी नहीं है, उन देशों में क्या होता है, उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, उनमें लोग ज्यादातर पढ़े लिखे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है नगरीकरण। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है, आपने देखा होगा गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो गांव के मतलब अपने कामों में ज्यादा लगे रहते हैं, खेत वेत का काम ज्यादा संभालते हैं, जबकि शहरों में खेत वेत का काम नहीं होता है, वो लोग अपना ज्यादातर किस पे फोकस करते हैं, काम धंधे पर और पढ़ाई लिखाई पर। तो गाँव और नगर में भी फर्क देखने को मिलता है। तो जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है, वहां साक्षरता दर ऊंची है, जैसे कि यूरोप के देश। ठीक है, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, वहां साक्षरता दर भिन्न है। जैसे कि यूरोप के देश हैं, वहां का जो ज्यादातर भाग है वो नगरों में निवास करता है, वहां के देशों का। तो वहां पर क्या है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर ऊंची है, वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि जहाँ के लोग गाँव में ज्यादा रहते हैं, जैसे कि इंडिया, वहां पर साक्षरता दर निम्न है। ये तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था किसकी है, हमारी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। तो जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, उनमें महिलाओं की साक्षरता दर कम पाई जाती है, जबकि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज होती हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, उनमें क्या होता है, महिलाओं की साक्षरता दर उच्च होती है। ठीक है, हाँ, औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की। परिश्रमिक युक्त व्यवसाय कार्यों में संलग्न, यानी कि जिनमें मेहनत ज्यादा लगती है, ऐसे व्यवसाय कार्य तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या, मतलब जो मेहनत करके खाते हैं, ऐसे लोग, मजदूर टाइप लोग जो होते हैं ना, उनके स्वरूप को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। ठीक है, जिन देशों में अधिकतर लोग, यानी कि जिन देशों में ज्यादातर लोग प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं, खेती से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, उनका आर्थिक स्तर यानी कि उनकी पैसे की तरफ से जो कंडीशन होती है वो निम्न होती है, उनका आर्थिक स्तर निम्न होता है, तथा वहां की जो व्यवस्था होती है वो कृषि पर आधारित होगी। अब प्राथमिक स्तर जैसा कि मैंने आपको बताया कृषि पर बेस्ड होती है, तो कृषि पर आधारित होगी, जहां अधिकांश लोग उसके अलावा अगर हम देखें, जबकि जो अधिकांश लोग द्वितीयक तृतीयक या चतुर्थक व्यवसाय में होते हैं, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। अब ये द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय कौन से होते हैं, जैसे कि आपका द्वितीयक में आ गया, जैसे कि किसी का कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है। ठीक है, तृतीयक में आ गया, टर्शरी में आ गया, जैसे कि आप अपना कोई व्यवसाय करते हैं, या आप किसी को, डॉक्टर हैं, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, फीस लेता है, तो वो बदले में कोई चीज थोड़ी ना देता है, वो क्या करता है, आपको सेवा देता है। जैसे कि टीचर है, तो इन लोगों का जो आर्थिक स्तर होता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है मुकाबले की प्राथमिक स्तर यानी कि कृषि वालों की। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।